निकला जाके कि राम की शबरी जंगल में तो रहती है। शबरी आज भी जंगल में रहती है, बस जंगल सरकार के हैं। कि कहाँ से आ गई शहरों में जंगली आंखें, कहाँ से आ गई शहरों में जंगली आंखें, ये भेड़िए तो हर जगह ही मेमने ढूंढे। लोगों ने जब पीआईएल के तौर पे शामिल किया तो जाहिर तौर पे किसानों को लेके, चूँकि मैं खुद एक किसान हूँ, खुद मैंने खेत में काम किया है और खुद आज भी मुझे खेत में काम करना अच्छा लगता है। तो ईमानदारी की बात यह है कि ये जो आंदोलन हुआ दिल्ली में हो रहा है, इसमें नकली लोग दोनों तरफ से हैं। नकली लोग सरकार की तरफ से हैं, नकली लोग किसानों की तरफ से भी हैं। वो सवाल एड्रेस नहीं हुए किसानों के सवाल आप देखिए ना, तो किसानों के सवाल अपनी जगह पड़े रह जाते हैं। आप ये देखिए, घर तब तक तो फ्लैट ही है, अम्मा बाबूजी आए तो ये घर लगता है। संस्कारों से भरी हुई शायरी बहुत कम देखने को और सुनने को मिलती है, मगर आज भी भारत में कई ऐसे नाम हैं जो संस्कारिक शायरी भी करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर में बहार है क्योंकि यहाँ शायरी और कविताओं का बुखार है। पहली बार जम्मू कश्मीर में इतने बड़े स्तर पर मुशायरा हुआ और इसमें नामी गिरामी शायरों और कवियों ने भाग लिया। हमारे साथ आज हैं भारत का एक मशहूर नाम और पत्रकारिता में और कविताओं में दोनों जगह अपने नाम को मुकम्मल किए हुए प्रताप सोमवंशी साहब, और उनसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आकर उनको कैसा लगा और शायरी की कुछ डीप चीज़ें भी आपको इस इंटरव्यू में देखने सुनने को मिलेंगी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका इंडिया स्टेट्स टाइम्स। बहुत बहुत इंडिया स्टेट्स टाइम्स के सब देखने वालों को और मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और नया साल अभी मतलब जब तक महीना ख़त्म नहीं होता तब तक सबको हैप्पी न्यू ईयर कहा जा सकता है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। साहब साहब यहीं से शुरुआत करते हैं कि अक्सर हम पत्रकार लोग नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का इंटरव्यू करते रहते हैं। बहुत कम मौके मिलते हैं एक पत्रकार को एक बड़े पत्रकार का इंटरव्यू करने में, और ख़ास तौर पे जब वह कवि भी हों। तो सबसे पहले तो यही पूछूंगा आपसे कि एक पत्रकार और एक कवि में क्या अंतर है, क्योंकि आप ही का कहना है कि दोनों आपकी आंखें हैं। हाँ, जो अच्छी बात है दीपक, जो मैं जवाब मुझे देना था वो आपने दे दिया कि दोनों मेरी आंखें हैं। दोनों आंखें क्या काम करती हैं, आपकी दोनों आंखें क्या काम करती हैं, इसके लिए आप ज़रूरी हो आप एक आंख दबा के बंद कर लें तो आपको कुछ चीज़ें अधूरी दिखेंगी, आप देख नहीं पाएंगे दाएं बाएं। दोनों आंखें आपको पूरा विज़न देखने को देती हैं। नेचर ने बनाया भी हमें इसी तरह से है कि हम जब दोनों आंखें रहती तो हम पूरा देख पाते हैं। अब क्या करता है कि ये जो दोनों आंखें हैं, अगर मैं एक आंख से देखता तो चीज़ें अधूरी दिखती। कई बार कई ऐसे उदाहरण हैं, कई सारी ऐसी कविताएं हैं मेरे पास कि मुझे उसकी दृष्टि समाचारों से मिली उस कविता लिखने की। कई सारे समाचार जब लिखते, बनाते, एडिट करते समय, तय करते समय जो मेरा कवि मन था उसने मेरा साथ दिया, तो उस जो समाचार थी उसकी गहराई बहुत बढ़ गई। तो मुझे ये लगता है कि ये पूरक हैं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं तो उसे कंप्लीट करती हैं। तो मैं पूरा होता हूँ कविता और और पत्रकारिता मिला के। मैं जैसे अगर किसी और प्रोफेशन में रहा होता तो मैं जाहिर तौर पे इतने अलग अलग किस्म के अनुभव नहीं इकट्ठा कर पाता। मैं अगर आदिवासियों के इलाके में घूमने का काम कर पाया तो इसलिए कर पाया कि मैं पत्रकार था। और उत्तर प्रदेश के इलाके में जब नक्सलाइट पहली बार नक्सल वहाँ पे मूव कर रहे थे, आ रहे थे, तब मैंने वहाँ घूम के देखा। तो मैंने देखा कि कितनी ज़्यादतियाँ उनके साथ लोगों के साथ होती हैं। तो मेरा एक शेर वहीं से निकला जाके कि राम की शबरी जंगल में तो रहती है। शबरी आज भी जंगल में रहती है, बस जंगल सरकार के हैं। कि राम की शबरी जंगल में तो रहती है, बेरों पर उसका अधिकार नहीं होता। तो वो जो बेर जो उसने भगवान राम को खिलाए थे, आज अगर भगवान राम आ जाएं तो शबरी को बेर तोड़ने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगनी पड़ेगी। तो शबरी के जीवन में यही बदला है कि जंगल
में ही रहना है उसको, जंगल में ही रह रही है, मगर जंगल सरकार की। जंगल सरकार के हो गए वाह। और बेर से उसका अधिकार चला गया। तो ये जो चेतना मुझे मिली, मेरे भीतर आई, वो एक पत्रकार मन ने ही वो चेतना दी। हो सकता है मैं एक पर्यटक की तरह जंगल देखता तो मुझे वो चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन एक पत्रकार की तरह देखते हैं तो फिर आप शबरी के बेर भी आपको याद आते हैं और जंगल भी आपको याद आता है। आज की जो स्थिति है देश की, प्रताप जी, आज की जो स्थिति है उस पर क्या कुछ लिखा है आपने, और उसको आप पत्रकार की नज़र से कैसे देखते हैं और कवि की नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे सबसे बड़ी घटना हुई पिछले दिनों, वो जो निर्भया कांड था दिल्ली में, तो निर्भया कांड था, एक लड़की सड़क पे निकलती है दिल्ली जैसे एक सभ्य शहर में, और वहाँ पे उसके साथ एक बर्बर हादसा होता है देश में बहुत। अब उस खबर को हमने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया, लेकिन वो खबर जब चेतना में आपके दस्तक देती है तो आप, एक शेर भी होता है कि कहाँ से आ गई शहरों में जंगली आंखें, कहाँ से आ गई ये शहर में शहरों में जंगली आंखें, ये भेड़िए तो हर जगह ही मेमने ढूंढे। हाँ, ये, तो ये जो मेमने की तरह उसका शिकार करना होता है, वो कविता की चेतना कहाँ से आ रही है वो आपको पता है। वहीं मुझे फिर ख्याल आता है कि बात मैं इससे आगे भी सोचता हूँ कि भाई, जी। हमारे यहाँ जो स्त्रियों के साथ जो भी अपराध होते हैं, एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वो कहता है कि 87% तो डोमेस्टिक वायलेंस घर के भीतर होते हैं। जो छेड़खानी है, अपराध है, बलात्कार है, सब घर के भीतर होता है। उसका क्या, आप शहरों के लिए तो मोमबत्ती जलाते हो, शहरों के लिए तो कानून बनाते हो, शहरों सड़क पे कुछ होता है तो करते हो, घर के लिए क्या। उस पर भी शेर होता है कि लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। तो घर के अंदर का जो रावण है, जब ये निकलता है तो ये घर के अंदर के रावण भी वहीं से आता है। तो मेरी जो कविता में जो राजनीतिक सामाजिक चेतना है, ये वहीं से आती है, वहीं से मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और चूंकि मैं रिपोर्टर रहा हूँ एक लंबे समय तक, 12 साल मैंने रिपोर्टिंग की है और 20 साल से मैं संपादक हूँ। जी। तो संपादक हूँ, लेकिन मेरा रिपोर्टर मन ही रिपोर्ट। हावी रहता हाँ, है। तो जो रिपोर्टर मन है वो हर चीज़ की पड़ताल करता है, और उस पड़ताल को मैंने अगर एक बार कर लिया तो फिर मुझे जीवन में दोबारा आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, न वो घटना, न वो चीज़ें, न उसके बैकग्राउंडर, न उसके डेटा, सब कुछ। तो वो मुझे बड़ा मतलब मेरा रिपोर्टर मदद करता है कि सब जो चीज़ें सब कॉन्शस में इकट्ठा होती रहती हैं, वो बाद में कविताएं बन बन के आती रहती हैं। आज अगर ये बात करें कि प्रताप जी, आप खुद एक संपादक हैं, एक पत्रकार हैं लंबे समय से, तो असल में तबीयत से आप एक कवि हैं या एक पत्रकार हैं? नहीं, देखिए, मैं, देखिए, जब न्यूज़ का काम आता है तब तो मुझे लगता है कि मैं न्यूज़मैन हूँ। कविता देखिए सोल की चीज़ है। तुलसीदास दुनिया में, पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, दुनिया में इससे बड़ी कोई पुस्तक लिखी नहीं गई, रामचरितमानस, उससे बड़ी कोई कविता की पुस्तक नहीं है। आप देखिए, वो इतने बरसों से, वो अनपढ़, कम पढ़ा लिखा, उसे एक चौपाई, एक उद्धरण याद है, इतने हजार घरों में। वो धर्म की पुस्तक नहीं है, वो जीवन की पुस्तक है। जी। तो उस पुस्तक के रचयिता ने क्या कहा उसके बारे में, उसने लिखा कि स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा। कविता पहले आप अपने सुख के लिए लिखते हैं, तब वो दूसरों के सुख में शामिल होती है। लेकिन तुलसीदास ने कहा कि नहीं, स्वांता सुखाय, मैंने रघुनाथ की गाथा लिखी। कविता की जो चेतना है, आप अपने मन में अपने लिए लिखते हैं, और आपको वो सुख उसी क्षण मिल जाता है। क्योंकि आप खुद कवि हैं तो आप महसूस करते होंगे दीपक। सर, लिखता हूँ मैं भी कभी, मुशायरों वगैरह में या सम्मेलनों में हिस्सा नहीं लिया अभी फ़िलहाल अपने लिए। मगर सर, एक इसी पे एक और सवाल, आज जैसे देश की जो स्थिति है, किसान आंदोलन की बात करें, हाँ। तो कैसे देखते हैं सर आप उसको? एक पत्रकार की नज़र से कैसे देखते हैं और एक
कवि की नज़र से कैसे देखते हैं कि इसने देश में क्या बदलाव लाए हैं, देखिए क्या दीपक, स्थिति ये बदली? सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लिखने का काम जो करता हूँ, लेख लिखने का, आर्टिकल जो लिखता हूँ, मैं सिर्फ किसानों पे ही लिखता हूँ। सर मुझे इस बारे में ज्ञान था, इसी वजह से मुझे लगा मैं आपसे ये सिर्फ सवाल ज़रूरी किसानों पे ही लिखता हूँ। है। मेरे हिस्से जितने अवार्ड दर्ज हैं वो सब किसानों के नाम लिखे हुए। मेरे सुप्रीम कोर्ट ने अ, मेरी रिपोर्ट्स को बुंदेलखंड के किसानों पे ये कहा कि प्राइमरी एविडेंस की तरह इसे देखा जाना चाहिए और इस पे जांच कीजिए। जी। उसको लोगों ने जब पीआईएल के तौर पे शामिल किया, तो जाहिर तौर पे किसानों को लेके, चूँकि मैं खुद एक किसान हूँ, खुद मैंने खेत में काम किया है और खुद आज भी मुझे खेत में काम करना अच्छा लगता है, जी। तो वो जो मेरी समझ है वो तो एक आप अगर उस पे बात करेंगे एग्रीकल्चर बिल पे, तो मैं उसी पे पूरा इंटरव्यू चला जाएगा। लेकिन अगर आज हम कविता के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कविता के हवाले से भी वो चीज़ें आप देखिए कि कैसे जो मेरी ग्रामीण चेतना है कैसे कविता में आती है, कैसे उनका शोषण आता है। एक शेर आता है कि खेतों का पानी सूरज पी जाता है, खेतों का पानी सूरज भी पी जाता जाता है, बाद में बादल थोड़ा सा बरसाता है। है। हाँ, हाँ। ठीक है, कि जो रिसोर्स है किसानों के पास वो ले जाते हैं, और जो उनका बादल दिया हुआ है वो बहुत थोड़ा सा उनके हिस्से में डाल जाता है। तो अभी परसों, कल परसों मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कुछ 4-5 शेर इसी किसानों से रिलेटेड, मेरे जो अलग अलग गज़लों से छांट के बोले, मैं एक लेखी उस पर लिख रहा हूँ। तो ये किसानों का जो अभाव है, किसानों का जो योगदान है, जी। दोनों चीज़ मेरी कविता और मेरी शायरी में आपको मिलेगी। देखिए मैं क्या है कि मैं दीपक, आपको ये लगेगा कि मैं अब हम जब बात कर रहे हैं तो 52 साल की मेरी उम्र हो गई, एक किताब जमा पूंजी मेरी आई है, दूसरी किताब, कविता की किताब कब आएगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बल्क में लिखने का अभ्यस्त नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब बहुत अच्छी चीज़ लोग कह चुके हैं, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ अपने मन के लायक मिल जाती है, अगर मेरे पास थॉट भी रहता है तो मैं उसे मैं भाई ठीक है, एक ने कह दिया बात हो गई। किसान आंदोलन और उसके बाद आंदोलन के बाद जो कुछ हुआ, उसको किस तरह से आप, क्योंकि लंबे किसानों के साथ जितने आप जुड़े हैं, जितना उनको कवर किया है, खुद भी किसान हैं, तो आप एक बेहतर आपका एक उस पर व्यू आ सकता है कि क्या क्या न्यूट्रल व्यू से आप देखते हैं देखिए उसको? मैं न्यूट्रल व्यू से नहीं देखता हूँ, मैं तटस्थ नहीं हूँ। तटस्थ कुछ नहीं होता। आप तटस्थ कोई चीज़ नहीं होती थी, आप सच के पक्ष में होते हैं। जो सच आपकी समझ में होता है, हो सकता है वो गलत हो। तो ईमानदारी की बात यह है कि ये जो आंदोलन हुआ, दिल्ली में हो रहा है, इसमें नकली लोग दोनों तरफ से हैं। नकली लोग सरकार की तरफ से हैं, नकली लोग किसानों की तरफ से भी हैं। वो सवाल एड्रेस नहीं हुए किसानों के। किसानों के सवाल आप देखिए ना, तो किसानों के सवाल अपनी जगह पड़े रह जाते हैं। आप ये देखिए कि एक बार क्या हुआ कि मैंने एक लेख लिखा, जी। और वो लेख मुझे किसी ने बताया कि पंजाब में किसान जो है उसे लेके, और उसका लेख जो है वो तर्जुमा करके वो पढ़ते जा रहे थे वहाँ पे। वो मैंने रेफरेंस लिया, महाराष्ट्र की एक पत्रिका थी वहाँ से। उसने क्या किया, 1950 से 50 चीज़ों के 1947 में दाम लिखे, और 2007 में उसके दाम क्या थे, उसके दाम लिखा। तो गेहूं का दाम लिखा, लोहे का दाम लिखा, सरिया का दाम लिखा, सीमेंट का दाम लिखा, नमक का दाम लिखा। नमक का दाम लिखा कि 3600% बढ़ गया, सरिया का दाम लिखा 2400% बढ़ गया, गेहूं का दाम लिखा कि इतना बढ़ गया। ठीक है, तो आप इतनी चीज़ें बढ़ती चली गई। हमारे देश में जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, दुर्भाग्य ये है, हर आदमी अपने आप को कहते मैं तो किसान हूँ। ये कहने पे रोक लगना चाहिए।
आप किसान हैं तो आपने कभी खेत में काम किया है क्या? आप खाली उन किसानों को ब्लैकमेल करने के लिए किसान हैं। हर आदमी कह देता है मैं किसान हूँ। तो ये जो नकली किसान है, चाहे पॉलिटिक्स में हो और चाहे यहाँ ये आंदोलनकारी पक्ष में हो, ये किसानों के आप देखिए ना, संसद में मैंने एक बार इस पे भी स्टोरी की, लेख लिखा कि पूरे सत्र में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी 23 मिनट बहस हुई थी लोकसभा के 5 साल के कार्यकाल में किसानों के मुद्दे पर। किसानों के मुद्दे में उनके लिए मुआवजे को मैं इसमें शामिल नहीं करता। किसानों के मुद्दे को मैं उनके लिए कोई एजिटेशन, कोई धरना प्रदर्शन, गोलीबारी, उसको मैं शामिल नहीं करता। किसानों के मुद्दे यानी किसानों के जो जुनून सवाल हैं, जो बीज के सवाल हैं, जो फसल का सवाल है, जो सवाल है, मैं भटकते भटकते गांव में एक चीज़ पाया कि जितने किसान के कर्जे हैं, किसानों के कर्जे हैं, खेती के लिए कोई कर्जा ही नहीं है। आधे से ज़्यादा कर्जा दवाई के लिए है। साहूकारी का सारा कर्जा दवाई के लिए है। अचानक बीमार होता है बच्चा घर में, तो कहता है ले जाओ शहर में दिखाओ। शहर में दिखाओ, जब जाता है तो पड़ोसी कहता है जेब में रख लेना 10-20 हज़ार, वहाँ लुटेरे बैठे हैं अस्पतालों में। तो अचानक पैसा कहाँ से पाएगा? वो पैसा लेता है साहूकार से। जिसको हम आड़ती बोलते हैं आजकल, हाँ, जिसको बीच में से बिचौलिए का काम जो करते हैं, बिल्कुल। तो अब इस तरह से वो पैसा लेता है। यहाँ दूसरा कर्जा है उसके बाद पढ़ाई का, ठीक है, तो दवाई का, पढ़ाई का। तो अब सवाल ये है, ये एजुकेशन से और हेल्थ से सवाल जुड़ता है, उस पर तो कोई किसान संगठन आज तक बात नहीं करता, ठीक है। वो हर बात कहता है हमें फसलों के ज़्यादा दाम दो। मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ किसान ज़्यादा दाम लेके क्या करेगा, कोई मांगता भी नहीं। ज़्यादा दाम मत दो, लागत घटा दो मेरी। दो तरीका है मेरे सर्वाइवल का, ठीक। या तो आप मुझे ज़्यादा तनख्वाह दीजिए या मेरे खर्चे घटा अरे दीजिए। बात तो वहीं आती है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा, और वो हकीकत में भी निकल कर वही चीज़ें आएंगी कि किसान आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे थे उन्होंने खुद कभी खेतों में काम नहीं किया, चाहे जमींदार होंगे। हाँ, ज़मीन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो लोग, और जो ओरिजिनल लोग थे, और ओरिजिनल लोग आए तो सुने कौन? सरकारों में भी ये हाल है, क्योंकि सुनने को तैयार नहीं। आप देखिए कोई फार्मर डेलीगेशंस बजट के पहले मिलता है सरकारों से? नहीं मिलता। नहीं मिलता। फार्मर डेलीगेशन मिलेगा कौन? तो यही संगठन वाले मिलेंगे। मैंने एक बार प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर तो थे। फिर कहीं ना कहीं हम ये भी मानकर चलेंगे जो नेता है ये भी कहीं ना कहीं सरकार और किसान के बीच बिचौलिए ही हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ, मैंने प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर साहब से पहले मैंने कहा, वो बहुत संजीदा थे कि किसानों एग्रीकल्चर पे कुछ होना चाहिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एक बार हम लोग बैठे बात कर रहे थे, तो क्या करें? मैंने कहा इस देश में एग्रीकल्चर की बेस्ट प्रैक्टिसेस करने वाले करीब 1 लाख किसान होंगे। सैकड़ों के पास मैं जा चुका हूँ। आप उनको बुलाइए, वो आपके पास चल के नहीं आएंगे, उनके कोई संगठन नहीं है। आप उनको बुलाइए और उनसे पूछिए कि क्या करें, और उनकी बातों को, उनके प्रयोगों को आप पॉलिसीज में शामिल कीजिए, प्रयोगों में को शामिल कीजिए। तो वो काहे को करेंगे? अगर आप किसान नेता की एक जाति भी है। जो किसान नेता है, या तो वो सिख है, या तो वो जाट है, या तो वो राजपूत है, या तो किसान होने के साथ अपनी जाति का भी नेता है। तो वो एक वोट बैंक भी है। वो सरकारों को उससे बात करना सूट करता है। उसको अपना जाति का प्राइड बटोरना सूट करता है कि जब कोई नहीं साथ देगा तो मेरी जाति मेरे के नाम पे साथ देगी। तो आप देखिए ना, तो यहाँ जो असली सवाल थे वो कहाँ एड्रेस हो रहे हैं? लगता है कि क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा आंदोलन। नहीं, मुझे लगता है ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नेक नियति नहीं है, ठीक है। बुरा होगा, नहीं ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा नहीं, क्योंकि नेक नियति नहीं है, बुरी नीयत है। एक तो विजिबल आ गया कि उसने लाल किले पे जाके और एक बहुत ही जघन्य किस्म का काम किया कि वो झंडा लगा दिया और किसी ये किया। जाति विशेष या समुदाय हाँ, विशेष फिर पर। उसका झंडा लगा दिया, वो तो एक था। लेकिन जो बाकी लोग थे उनका भी कोई रोल सही नहीं था। और सर अब देखिए सारा डिस्कोर्स वो एग्रीकल्चर के कानून से बदल के लाल किले के झंडे पे आ गया है। सरकारें भी यही चाहती हैं। सब एक इस
बिल्कुल होता क्या है कि एक नॉवेल का पार्ट होता है कि क्लाइमेक्स अचानक बीच में चेंज कर दिया ताकि कहानी में दिलचस्पी बढ़ जाए। तो ये मैंने कहा कि एक मेरी किसान श्रृंखला की कविताएं हैं उसमें। वो ज़रूर सुनाइए हाँ, सर, तो 4 उसकी लाइन। कविताएं हैं तो उसमें एक कविता है कि किसान जो है वो एक बकरा है जिसे विपक्ष खाता है, ठीक है। और फिर बाद में जब वो सरकार में आ जाता है तो फिर जो पुरानी सत्ता है वो खाती है। तो उसे बकरे के तौर पे सब इस्तेमाल करते हैं, बकरे के तौर पे उसको खाते हैं। कोई उससे प्यार नहीं करता। आप कहें हम बकरे से बहुत प्यार करते हैं, अरे भैया आप खाने के लिए प्यार करते हैं, आपके के मन में कोई उसके प्रति प्रेम है नहीं। तो मुझे लगता नहीं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के किसानों के प्रति हम इस तरह से, और मैं किसानों से जब एड्रेस करता हूँ, बात करता हूँ, तो उनसे भी मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने को दीनहीन मत मानो, अपने को स्वाभिमान, अपने स्वाभिमान से खड़े रहो। और तुम ये इन सरकारों पे तो मुझे नहीं लगता है कि, चूंकि मैंने बाकी कई सारे सरकारें देखी हैं और किसानों के सवाल पे हर तरफ गड़बड़ी है। वापस कविताओं पे आते हैं। गुस्सा आता है कभी प्रताप जी? नहीं, गुस्सा आता है तो गुस्से का तरीका यही कविता है। मैंने कल वहाँ बोलते समय कहा भी कि रसूल हमजा तो कहता था कि कविताएं, कविता क्या है, हथियार आप ताउम्र साथ रखते हैं और एक बार शायद काम आता है। कविता आप एक बार लिखते हैं और 1000 सालों तक गाई जाती है। तो कविता सबसे बड़ा हथियार है इंसान के पास, जिससे वो किसी बड़े से बड़े दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। तो मेरे पास तो है, कविता का हथियार है। जब गुस्सा आता है तो मैं उसी में डाल देता हूँ। आज पत्रकारिता, जो पत्रकारिता हुआ करती थी भारत में, वो कहीं उससे भटक चुकी है, कहीं राइट लेफ्ट पत्रकारिता भी जा रही है। उस पर एक कवि की नज़र से किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाहिर तौर पे जो गिरावट है उस गिरावट को मैं इंडोर्स नहीं करूँगा। जो गिरावट है कि जो चैनलों पे और जो पत्रकार भी व्यक्तिगत स्तर पे भी जो वो पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पे दिखाई पड़ते हैं, मैं उसको इंडोर्स नहीं करूँगा, कभी भी कहीं नहीं करूँगा। लेकिन एक बात दीपक ये भी है कि जो स्वर्ण युग था पत्रकारिता का, लोग कहते हैं 1947 के पहले था, तो मैं पत्रकारिता को 1947 के पहले की पत्रकारिता को आधुनिक पत्रकारिता से जोड़ के देखना नहीं चाहूँगा। क्योंकि 47 के पहले की जो पत्रकारिता थी वो संस्थानिक पत्रकारिता नहीं थी, वो सामाजिक आंदोलन की पत्रकारिता जी थी, जी। ठीक है। गांधी जी को सैलरी नहीं चाहिए थी, आज मुझे सैलरी चाहिए, लोगों को सैलरी चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, इंस्टीट्यूशंस को आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो इंस्टीट्यूशन उस तरह बड़े नहीं होंगे, छोटे होंगे, छोटे होंगे और छोटे होंगे। तो अब आप उसकी तुलना करें कि गांधी जी ऐसे करते थे, नेहरू ऐसे करते थे, तो भाई नेहरू, मोतीलाल नेहरू जो अखबार निकालते थे उनको सैलरीज नहीं चाहिए थी। आज भी पार्टियां अपना अपना जो मुखपत्र मुखपत्र निकालती निकालती हैं। हैं जी। तो उनके अपने कमिटमेंट होते हैं, उसको वो सर्व करती हैं। तो लेकिन जो अब गिरावट की चीज़ें हैं, उस गिरावट की चीज़ों को भी आप इंडोर्स नहीं कर सकते। तो गिरावट तो आई है, तो अब उस गिरावट में आप यही कर सकते हैं कि आप इंडिविजुअल लेवल पे कितनी चीज़ें आप कैसे खड़े रहते हैं। आप इसमें यहाँ भी दीपक एक बात है कि आप लोगों को जो, जैसे मैं किसानों के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, उसी तरह मैं पत्रकारों के लिए भी कहता हूँ। आज भी कई सारे लोग कहते हैं कि पत्रकार बड़े पैसे कमा रहे हैं, बड़े बेईमान हो गए हैं, दलाल हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। मैंने देखिए, मैं 100 पत्रकारों की सूची बनाऊं, मैं 100 पत्रकारों की अगर सूची बनाऊं तो 95 के पास नौकरी जाने के बाद अगले महीने के खर्चे के लाले होते हैं, या 2 महीने के खर्चे के लाले होते हैं, 6 महीने के खर्चे, इससे ज़्यादा पैसा किसी के पास होता नहीं है। किसी के पास होता है
तो उसके घर परिवार से वो इतना समृद्ध वहाँ होता से है लिया होगा, कि यहाँ से वहाँ नहीं से लिया होता होगा। है, अपनी कमाई का नहीं होता। और ऐसा हाल 95% लोगों का है। तो आप चाहे फिजिक्स की थ्योरी ले लें, चाहे मैथमेटिक्स की थ्योरी ले लें, चाहे व्यवहार का मनोविज्ञान ले लें, अगर 95% लोग, या सामान्य अंक ले लें कि कहीं अगर 95% कोई नंबर पा रहा है, तो उसको तो आप फर्स्ट डिवीजन कहेंगे ना। तो अभी भी पत्रकारिता और पत्रकारों को मैं प्रथम श्रेणी देता हूँ, कि वो प्रथम श्रेणी हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। कवियों पे आते हैं सर, कवियों का आज देश में हालांकि अब एक सोशल मीडिया कवि बहुत आ गए हैं। लोग अपने फेसबुक स्टेटस को अपडेट करने के लिए कहीं से कुछ उठाई चुराई चीज़ें भी डालते हैं। जो सही में लिखते हैं शायद वो डालते भी बहुत कम हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति देखते हैं? अच्छी बात है। आप देखिए ना, जो कविता लिख रहे हैं, ये किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। कविता लिख रहे हैं, कम से कम इनके अंदर कविता की चेतना है। कविता की चेतना है तो अच्छी कविता सुनेंगे, पढ़ेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। हो सकता है आज खराब लिख रहे हैं, कल अच्छी लिखें। हम कौन होते हैं लगाने वाले कि हम एकदम बजरंग दल और तालिबान बना दें कि नहीं आप ऐसी कविता लिखो, ऐसी लिखो। किस तरह का टैलेंट, किस तरह का आज के युवाओं में किस तरह का टैलेंट देखने को मिलता है? देखिए, टैलेंट दो अभी तो जो जम्मू कश्मीर में आया, जम्मू शहर में वो रेडियो मिर्ची के साथ एक ये टैलेंट उन्होंने हंट किया था, पोएट्री का टैलेंट हंट था। उसमें मैंने उर्दू हिंदी के 10 बच्चों का हम लोगों ने चयन किया। तो मुझे तो बहुत ही ताज़ी हवा का झोंका जैसा वो बच्चे मिले। और मैं बाकी बच्चों को भी जानता हूँ, बहुत सारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो सबके सामने आएँ। अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी? मीडिया माने क्या होता है? माध्यम। माध्यम माने क्या होता है? माध्यम क्या है? जैसे लाउड स्पीकर एक माध्यम है। लाउड स्पीकर मीडिया है, सबसे बड़ा मीडिया है लाउड स्पीकर। 1,000 लोग खड़े हैं, वहाँ कोई किसी को बोले तो सुनेगा नहीं। उसी में मीडिया आ गया, यानी वो लाउड स्पीकर लग गया। एक आदमी से कहा अब आप बोलिए, तो बोल रहा है, उसकी बात सब सुन रहे हैं। जी। तो वहाँ एक माइक ने कितना बड़ा कनेक्ट सबसे कर दिया, 1,000 की भीड़ से कनेक्ट कर दिया। 1,000 लोग उसकी बात सुन के समझ गए। तो ये जो मीडिया है, माध्यम है, इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने सही भूमिका का निर्वाह करें। और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, हिंदी में, उर्दू में, डोंगरी के। मैंने इधर 2 दिनों में नए कवियों के बारे में पता किया। मैं जहाँ जाता हूँ पूछता हूँ नए कवि कहाँ हैं। और अभी ये मेरे साथ स्वामी अंतर्नीरव थे, तो जी, पंजाबी में जो आपने पंजाबी बताया। में लिखते हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी नज़में। तो पंजाबी में, तो बोलियों में हमारे जो कवि थे, बोलियों के कवि हैं। और हिंदी उर्दू के कवि हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। अगर आपको ख़राब दिख रहा है कहीं, तो ख़राब इसलिए दिख रहा है कि हम अच्छे को दिखा नहीं रहे हैं, अच्छे को प्रमोट नहीं कर रहे अब हैं। आपकी सर एक कविताओं पे आते हैं, आपको बहुत पढ़ते हैं हम। मतलब बहुत ख्याति है आपकी देश में लिखने में भी। आपने बहुत सांस्कारिक चीज़ों पर भी आप बहुत लिखते हैं, जो हमारी सामाजिक चीज़ें हैं, जैसे जिससे मैंने शुरुआत की वही कि एक घर जो है, माँ बाप आए तो वो फ्लैट घर लगता है, तो एक बहुत डीप चीज़ जो हम रोज़ देखते हैं। ऐसी चीज़ों पर लिखने से समाज को एक मैसेज भी जाते हैं, मगर इन चीज़ों पर लोग कम लिख रहे हैं। पहले तो आपसे कुछ ये इस शेर को पूरा करना चाहूँगा, इस कविता को ये पूरी सुननी चाहेंगे। उसके बाद ये चाहेंगे कि इन चीज़ों पे आप कैसे प्रोत्साहन करते हैं युवाओं को या बाकी चीज़ों, क्योंकि उन पे भी लिखिए जो आप फील करते हो, जो वाकई ही में हमारे आसपास होता है। देखिए, कविता क्या है? कविता जो है, आप के मन में जो होता है उसको आप नरेट करते हैं। जो आपका अनुभव संसार होता है, जो आपकी स्मृति संसार होता है। तो अनुभव संसार, स्मृति संसार। तो स्मृति में जो होता है, अनुभव में जो होता है, आप उसको लिखते हैं। मेरे हिस्से में यही अनुभव है कि मैं संयुक्त परिवार का व्यक्ति हूँ। आज तक मेरे मन से वो संयुक्त परिवार गया नहीं। मोबाइल को मैं इस मामले में बहुत अच्छा पाता हूँ कि मैं अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी चचेरी बहन से, ममेरी बहन से, सबसे मैं बात कर लेता हूँ। तो ये मेरे पिता, आज भी मैं जो, मेरे पिता 5 भाई हैं, वो लगभग 90 साल के हैं। उनके जो 4 भाई जीवित हैं, 4 भाइयों के बीच में मैं एक बॉन्डिंग बनी हुई है। तो वो जो बना हुआ है, वो जो है, तो ये मुझे जोड़ता है जहाँ दिखता है। और कहीं मुझे लगता है कि ये जो फैब्रिक है, ये फैब्रिक अगर हम बनाए रखें तो अच्छा है।
तो आपको अच्छा लगता है दीपक, कुछ लोगों को वो लगता है ओल्ड फैशन, ये क्या चीज़ है। तो मैं कहता हूँ कि मैं अपना सिविलाइजेशन उनसे सीखने तो नहीं जाऊँगा जिनका 200 साल 250 साल का कुल इतिहास है। मैं तो उस सभ्यता का व्यक्ति हूँ जो 5000 साल का इतिहास है। ये चार लाइनें ज़रा सुना दीजिए सर, चलते चलते। वो शेर ये है कि वो गज़ल थी कि तंग नज़र वालों से मुझको डर लगता है, दरवाज़ा नीचे हो तो फिर सर लगता है, और इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं, इसको ही उम्मीद की टूटन कहते हैं, पहले वाला ही हमको बेहतर लगता है। और शेर ये है कि दिल्ली का ये घर तो तब तक फ्लैट ही है, अम्मा बाबूजी आए तो घर लगता है। बहुत बढ़िया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहुत सी चीज़ें साझा करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपको भी कि एक मौका आपने और इंडिया स्टेट ने बनाया कि मैं आपके जरिए और फिर आपके देखने वालों से कुछ मैं बात कर सका। धन्यवाद सर। तो तंग नज़र वालों से हमें डर लगता है। कोशिश करेंगे कि बहुत से लोग इस इंटरव्यू को देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब एक देश के मशहूर नाम, बड़े शख्सियत से जुड़ने का मौका मिलता है। दीपक खजूरिया, जम्मू।